स्वागतम सुस्वागतम एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारतम। तो इससे पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं मालवा के परमार वंश के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मालवा के परमार वंश के बारे में तो मालवा के परमार वंश का शासनकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक रहा है। ठीक है, मतलब 5 से लेके 6 शताब्दियों तक मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर परमार वंशीय शासकों का शासन रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, अगर हम बात करें मालवा के परमार वंश के बारे में तो मालवा के परमार वंश के बारे में एक बात कही जाती है, कही नहीं जाती, ये बिल्कुल सत्य ही बात है। क्या कि मालवा के परमार वंशीय शासक पहले राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, मालवा के परमार वंशीय शासक पहले राष्ट्रकूटों के सामंत थे। 812 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने, ठीक है, 812 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय से युद्ध में एक क्षेत्र को जीता। उस क्षेत्र का नाम था मालवा। ठीक है, और इस क्षेत्र को जीतकर अपने एक सामंत उपेंद्र कृष्णराज को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? उपेंद्र कृष्णराज। तो 812 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय से मालवा के क्षेत्र को जीतकर अपने सामंत उपेंद्र कृष्णराज को प्रदान किया था। ये जो उपेंद्र कृष्णराज था यही परमार वंश का पहला शासक था और इसको ही हम परमार वंश के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। ठीक है, ये जो शासक था ये एक आदिमतम शासक था, इसने राष्ट्रकूटों की अधीनता में शासन किया था। आगे बात करते हैं, उपेंद्र कृष्णराज के बाद आते हैं सियक प्रथम। सियक प्रथम के बाद बैरी सिंह प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और यहां पर आप देखिए जो उपेंद्र कृष्णराज था इसके समय क्या था, मालवा का क्षेत्र जो था ये राष्ट्रकूटों के अधीन था, लेकिन बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने इसी मालवा के क्षेत्र को पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, बाद में मालवा के क्षेत्र को पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा। और 1946 ईस्वी तक जो आपका मालवा क्षेत्र है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के अधिपत्य में ही रहा। ठीक है, फिर सियक प्रथम के समय, बैरी सिंह प्रथम के समय भी मालवा क्षेत्र जो था ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के साम्राज्य में था। बात करते हैं हम इनके बाद के जो शासक आए उनके बारे में। तो सियक प्रथम और बैरी सिंह प्रथम के बाद अगले जो शासक आए वो आया बैरी सिंह द्वितीय। ठीक है, सियक प्रथम और बैरी सिंह प्रथम के बाद जो अगला शासक आया वो आया बैरी सिंह द्वितीय। देखिए, चलिए बात करते हैं हम बैरी सिंह द्वितीय के बारे में। बैरी सिंह द्वितीय के समय बैरी सिंह द्वितीय जो था ये चाहता था कि मालवा क्षेत्र जो है ये राष्ट्रकूटों के उसमें रहे। तो इसने क्या करा, बैरी सिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की सहायता से
ठीक है, बैरी सिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की सहायता से मालवा को पुनः अपने अधिपत्य में ले लिया था। ठीक है, मालवा को पुनः अपने अधिपत्य में ले लिया था। तो याद रखिएगा, बैरी सिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की सहायता से मालवा को पुनः अपने अधिपत्य में ले लिया था। हालांकि बैरी सिंह द्वितीय ने भी मालवा का कारोबार जो था ये राष्ट्रकूटों के अधीनतम होकर संभाला था। ठीक है, फिर देखिए, बैरी सिंह द्वितीय के शासन काल में परमार वंश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। वो कुछ इस प्रकार था कि परमार वंश की प्रारंभ में जो मूल राजधानी थी वो थी उज्जैन। इधर लिख देते हैं उज्जैन। लेकिन बैरी सिंह द्वितीय के शासन काल में परमार वंशीय शासकों ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली और परिवर्तित कर कर नवीन राजधानी बनाया धार को। तो याद रखिएगा, बैरी सिंह द्वितीय के शासन काल में परमार वंश की राजधानी उज्जैन से बदलकर धार स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए, ये हो जाते हैं हमारे बैरी सिंह द्वितीय। अब हम बात करते हैं बैरी सिंह द्वितीय के बाद इन्हीं के पुत्र सियक द्वितीय के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हम बैरी सिंह द्वितीय के बाद इन्हीं के पुत्र सियक द्वितीय के बारे में। देखिए, सियक द्वितीय के समकालीन कौन सा शासक, देखिए सियक द्वितीय के समकालीन राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा शासक था जो कि उसी के समकालीन था। देखिए, जब सियक द्वितीय था उस समय राष्ट्रकूट वंश का शासक था घोटेक। तो जो घोटेक था ये था कृष्ण तृतीय का बेटा। घोटेक कौन था? कृष्ण तृतीय का बेटा था। और इसके समय राष्ट्रकूट वंश की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। राष्ट्रकूट वंश की सेनाओं की शक्तियों का अत्यंत ह्रास हो चुका था। राष्ट्रकूट वंश के उत्तराधिकारी जो थे ये अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। बस इन्हीं सभी बातों का फायदा किसने उठा लिया? सियक द्वितीय ने उठा लिया। और सियक द्वितीय ने इन सभी बातों का फायदा उठाकर घोटेक पर कर डाला आक्रमण। ठीक है, घोटेक पर इसने आक्रमण करा। इसने राष्ट्रकूट वंशीय शासकों का विरोध किया और विरोध कर कर इसने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता, एक स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना की, जिसकी सीमा उत्तर में झालावाड़, ठीक है, उत्तर में झालावाड़, दक्षिण में ताप्ती नदी तक, पूर्व में भैंसला। भैंसला कहां पर है? भैंसला मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान है। और पश्चिम में साबरमती, गुजरात, यहां तक विस्तृत थी। तो याद रखिएगा। और इस प्रकार जो सियक द्वितीय था यह परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, इससे पहले जितने भी शासक थे इन्होंने राष्ट्रकूटों की अधीनता में शासन किया। और सियक द्वितीय जो था इसने राष्ट्रकूटों का विरोध कर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, अपने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये हो जाता है। फिर देखिए, सियक द्वितीय द्वारा राज सिंहासन त्याग देने के पश्चात, सियक द्वितीय के द्वारा राज सिंहासन त्याग देने के पश्चात इसका पुत्र बाक्यपति मुंज इसके स्थान पर आसीन होता है। बाक्यपति मुंज परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजाओं में से एक है। वैसे तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है राजा भोज, जिनकी अगर हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन राजा भोज के अलावा और भी काफी सारे शासक हैं, उन्हीं शासकों में से एक है बाक्यपति मुंज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, बाक्यपति मुंज का शासनकाल कब से लेकर कब तक था?
बाक्यपति मुंज का शासनकाल जो था ये था 973 ईस्वी से लेकर 998 ईस्वी तक, और इस शासक के शासनकाल को मालवा के स्वर्णयुग की संख्या दी गई है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य में निम्न में से किस परमार वंशीय शासक के शासन काल को मालवा के स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है। बाक्यपति मुंज के शासन काल को मालवा के स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए बाक्यपति मुंज जो था ये निर्माण कला में भी रुचि रखता था, कई सारी चीजों का इसने निर्माण करवाया था। इसने धार में एक झील का निर्माण करवाया, ठीक है, इसने धार में एक झील का निर्माण करवाया। चूंकि इस झील का निर्माण बाक्यपति मुंज के द्वारा करवाया गया था, इसलिए हम इसको मुंज सागर झील के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंज सागर झील कहां पर है, किस वंश के शासकों ने बनवाई थी, किस राजा ने बनवाई थी, ठीक है, इत्यादि बातें। फिर बाक्यपति मुंज के द्वारा उज्जैन, ओमकारेश्वर, ठीक है, उज्जैन, ओमकारेश्वर और धर्मपुरी, महेश्वर इत्यादि धार्मिक स्थानों पर कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। बाक्यपति मुंज के द्वारा उज्जैन, ओमकारेश्वर, धर्मपुरी, महेश्वर इत्यादि जगहों पर अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि उज्जैन नगरी की स्थापना किसने की थी, ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की थी। तो कभी कभी इस केस में भी इनका राइट आंसर जो है वो बाक्यपति मुंज ही होता है। इस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए बाक्यपति मुंज जो था इसने अपने शासनकाल में कलचुरियों से, हुण आक्रमणकारियों से और चालुक्य वंश के शासकों से देखिए बाक्यपति मुंज ने अपने शासनकाल में कलचुरियों से, हुणों से एवं चालुक्यों से काफी सारे युद्ध किए और इन युद्धों में इसने विजय भी हासिल की थी। जी हाँ, बाक्यपति मुंज ने कलचुरियों, हुणों और चालुक्य वंश के शासकों को युद्धों में पराजित किया था, लेकिन इसका प्रमुख संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था चालुक्य वंश के सम्राट तेलव द्वितीय के साथ। चलिए तो देखते हैं हम। देखिए बाक्यपति मुंज का जो प्रमुख संघर्ष हुआ ये किससे हुआ। बाक्यपति मुंज का प्रमुख संघर्ष हुआ चालुक्य वंश के सम्राट तेलव द्वितीय के साथ, और जो तेलव द्वितीय था इसको बाक्यपति मुंज के द्वारा युद्ध में 6 बार हराया गया था। कितनी बार हराया गया था? 6 बार हराया गया था। और जब ये 7वीं बार इसको हराने के लिए जा रहा था युद्ध में, ठीक है, 7वीं बार युद्ध में हराने के लिए जा रहा था, तो इसका एक सामंत था जिसका नाम था रुद्रोदित्य। रुद्रोदित्य ने इसको एक परामर्श दिया कि आप गोदावरी नदी को पार मत करना, लेकिन इसने अपने सामंत रुद्रोदित्य के परामर्श को नहीं माना। इसने गोदावरी नदी को पार कर दिया। बस जैसे ही इसने यहां पर गोदावरी नदी को पार किया, चालुक्य वंश के सम्राट तेलव द्वितीय ने यहां पर इसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे दिया। और इस प्रकार बाक्यपति मुंज जो है ये वीर गति को हासिल करता है। लेकिन बाक्यपति मुंज की जो गाथा है ये यहां पर समाप्त नहीं होती है। देखिए बाक्यपति मुंज के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था पद्मगुप्त। बाक्यपति मुंज के दरबारी कवि पद्मगुप्त के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था नवशैशांक चरित्र। क्या नाम था? नवशैशांक चरित्र।
नव सहसांक चरित्र को विद्वानों की दृष्टि में विश्व का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है। तो नव सहसांक चरित्र, जिसकी रचना वाक्यपति मुंज के दरबारी कवि पद्मगुप्त के द्वारा की गई थी, जिसे विश्व का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है, इसमें हमको वाक्यपति मुंज की अन्य उपलब्धियां एवं उसकी विजयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो पद्मगुप्त थे आपके, पद्मगुप्त की काव्य रचना शैली पर कालिदास जी के काव्य रचना शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, किसकी रचना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है? कालिदास जी की काव्य रचना शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि पद्मगुप्त का एक अन्य नाम जो है वो परिमल कालिदास भी है, ये उनको उपाधि दी गई है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से परमार वंश के शासन काल में वो कौन से कवि थे जिनको परिमल कालिदास के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, तो कौन थे? पद्मगुप्त थे। चलिए, ये हो जाते हैं आपके वाक्यपति मुंज पूरी तरीके से कंप्लीट। अब वाक्यपति मुंज जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं, और वाक्यपति मुंज के बाद इनके स्थान पर इनका छोटा भाई सिंधुराज अहिलवाड़ बैठता है। ठीक है, तो वाक्यपति मुंज की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई सिंधुराज अहिलवाड़ उनके सिंहासन पर आसीन होता है। तो देखिए, वाक्यपति मुंज के समय चालुक्य वंश का सम्राट तेलप द्वितीय था, और सिंधुराज अहिलवाड़ के समय चालुक्य वंश का सम्राट जो था वो था सत्राश्रय। ठीक है, दक्षिण के चालुक्य नरेश सत्राश्रय को किसने परास्त किया? सिंधुराज अहिलवाड़ ने परास्त किया। देखिए, सिंधुराज अहिलवाड़ ने अपने समकालीन दक्षिण के चालुक्य शासक सत्राश्रय को परास्त कर, ठीक है, सत्राश्रय को परास्त कर युद्ध में वो खोया हुआ भूभाग पा लिया जिसको वाक्यपति मुंज के द्वारा खो दिया गया था। वाक्यपति मुंज ने तेलप द्वितीय के हाथों युद्ध में जो भूभाग खो दिया था, उसी को सिंधुराज अहिलवाड़ ने अपने समकालीन नरेश सत्राश्रय से युद्ध कर उसे युद्ध में परास्त कर वापस हासिल कर लिया था। इसके अलावा जो आपकी नव सहसांक चरित्र है, इस नव सहसांक चरित्र में सिंधुराज अहिलवाड़ के द्वारा एक शिवलिंग का निर्माण किए जाने का वर्णन मिलता है, एक शिवलिंग का निर्माण कराए जाने का वर्णन मिलता है, और ये शिवलिंग जो है वो है धार में। तो याद रखिएगा कि नव सहसांक चरित्र में सिंधुराज अहिलवाड़ के द्वारा धार में एक शिवलिंग का निर्माण कराए जाने का वर्णन मिलता है। चलिए, ये हो जाते हैं हमारे सिंधुराज अहिलवाड़, और अब हम बात करते हैं परमार वंश के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली जो योद्धा हैं, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं ये, वाक्यपति मुंज से भी ज्यादा। क्या नाम है इनका? राजा भोज। ठीक है, राजा भोज जो थे ये सिंधुराज अहिलवाड़ के बेटे थे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम और राजा भोज के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें राजा भोज के बारे में, तो राजा भोज ने 50 से लेकर 60 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मालवा के परमार वंश की सत्ता को संभाला है। इनका शासनकाल 1005 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो 1005 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। ये परमार वंश के एक सुयोग्य शासक थे। शासक होने के साथ साथ ये युद्ध कला के क्षेत्र में भी काफी कुशल थे, और ये एक विद्वान थे, और विद्वानों के साथ साथ ये विद्वानों के आश्रयदाता सम्राट भी रहे हैं। चलिए, तो राजा भोज ने भोपाल में
एक अत्यंत विशाल तालाब का निर्माण करवाया, जिसको हम भोज ताल के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में इसको बड़ा तालाब कहकर के संबोधित किया जाता है, जो कि भोपाल में है, जिसमें राजा भोज की एक मूर्ति है, इस प्रकार तलवार पकड़ते हुए। तो याद रखिएगा, राजा भोज ने भोपाल में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, जिसको हम भोज ताल के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसके बारे में कुछ ऐसा भी सुनने को मिलता है कि राजा भोज एक समय अपने शासनकाल में बीमार हो गए थे, तो बीमार हुए तो उनके दरबारी जो थे उन्होंने उनको सलाह दी कि आप किसी ऐसे सरोवर में स्नान कीजिए जिसमें 365 नदियों का जल हो। लेकिन राजा भोज के द्वारा जो अन्य दरबारी कवि मतलब जो अन्य दरबारी थे, उन्होंने उनको ये सलाह दी कि बेतवा नदी के किनारे एक तालाब बनाइए। बेतवा नदी में काफ़ी सारी नदियों का जल है, लेकिन बेतवा नदी में जो नदियाँ थी वो मात्र 362 नदियों का जल था और 3 नदियाँ कम पड़ रही थी, तो किसी और दरबारी ने यह समस्या सुलझा दी थी। फिलहाल इस बात को हम यहीं फिनिश करते हैं। फिर देखिए, आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम सुना ही होगा। ये जो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है ना, इस भोपाल का नाम राजा भोज के नाम के आधार पर पड़ा है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम राजा भोज के नाम के आधार पर ही पड़ा है। देखिए, अगर हम भोपाल का संधि विच्छेद करें तो भो प्लस पाल, भो से होता है राजा भोज और पाल का मतलब होता है नगरी या राज्य, तो राजा भोज की नगरी भोपाल। चलिए फिर देखिए, राजा भोज ने भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर एक नगर की स्थापना की, नगर या गांव भी कहते हैं, जिसको हम भोजपुर के नाम से जानते हैं। भोजपुर को वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य का सोमनाथ कहकर संबोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सोमनाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भोजपुर की स्थापना किसने की? राजा भोज ने की। मध्य प्रदेश के सोमनाथ की स्थापना किसने की? राजा भोज ने की। मध्य प्रदेश के सोमनाथ की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा की गई? राजा भोज के द्वारा की गई। ठीक है, परमार वंश के शासकों के द्वारा की गई। और जो भोजपुर है, यहाँ पर राजा भोज के द्वारा एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। अधूरा शिव मंदिर है और मंदिर के अंदर काफी बड़े शंकर भगवान की शिवलिंग है। ठीक है, काफी बड़े शंकर भगवान की शिवलिंग है और अधूरा सा शिव मंदिर है। फिर राजा भोज के द्वारा भोजपुर में ही एक विशाल साइक्लोपियन, ठीक है, राजा भोज के द्वारा भोजपुर में ही एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया गया था? विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया गया था। साइक्लोपियन यानी कि बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा विशाल। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा भोज जो थे, ये एक महान विद्वान थे और विद्वानों के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो इस महान विद्वान ने विभिन्न विषयों पर 23 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर कितने ग्रंथों की रचना की? 23 ग्रंथों की रचना की। चलिए देखते हैं। राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर 23 ग्रंथों की रचना की और इन 23 ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे आपके श्रृंगार, मंजरी, श्रृंगार, शतक, विधि ग्रंथ, विधि यानी कि धन, धन का किस प्रकार सदुपयोग कर कर राज्य को स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, तो किस प्रकार राज्य का विकास किया जाए धन के सदुपयोग के आधार पर, इस विषय पर भी राजा भोज ने अपने विचार विमर्श प्रकट किए थे। इसके साथ साथ शैव ग्रंथ, ठीक है, ये प्रमुख है। फिर देखिए, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, आईने अकबरी। आईने अकबरी जो कि एक मध्यकालीन पुस्तक है।
जिसको अकबर के दरबारी कवि अब्बुल फजल के द्वारा लिखकर अकबर को भेंट किया गया था। इस पुस्तक के अनुसार राजा भोज की सभा में कुल कितने विद्वान थे? 500 विद्वान थे। ठीक है, तो आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज की सभा में कुल 500 विद्वान थे और इन विद्वानों में जो प्रमुख विद्वान थे वो थे धनपाल, उबत, यादी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सी मध्यकालीन पुस्तक है जिसके अनुसार राजा भोज की सभा में कुल 500 विद्वान थे? आईने अकबरी। फिर राजा भोज ने धार में संस्कृत भाषा के पठन पाठन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, राजा भोज ने धार में संस्कृत भाषा के पठन पाठन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसको हम वर्तमान में भोजशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? भोजशाला के नाम से जानते हैं। और यहीं पर इसने एक सरस्वती माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चलिए, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं राजा भोज की कुछ फेमस लड़ाइयों के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हम राजा भोज की कुछ फेमस लड़ाइयों के बारे में। तो देखिए, 1020 ईस्वी में 1020 ईस्वी में राजा भोज के द्वारा शिलाहार नरेश काशी देव को परास्त किया गया था। किसको परास्त किया गया था? शिलाहार नरेश काशी देव को परास्त किया गया। ठीक है, और काशी देव को परास्त कर कोंकण तट पर राजा भोज ने क्या कर ली? विजय हासिल करी और कुछ समय तक इसको अपने अधीन ही रखा, बाद में छोड़ दिया था। तो 1020 ईस्वी में शिलाहार नरेश काशी देव को परास्त कर कोंकण तट पर विजय हासिल करी और उसको कुछ समय तक अपने अधीन रखा। फिर इसने दक्षिण गुजरात के शासक कीर्तिराज से युद्ध कर उसे युद्ध में परास्त किया। ठीक है, तो दक्षिण गुजरात के शासक कीर्तिराज से युद्ध कर उसे युद्ध में परास्त किया और उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित, ठीक है, उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित इंद्रप्रस्थ के शासक उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित आदिनगर के शासक इंद्रप्रस्थ को भी परास्त किया था। ठीक है, महानदी के तट पर स्थित आदिनगर के शासक इंद्रप्रस्थ को भी परास्त किया था। 3-4 लोगों को परास्त किया। चलिए, फिर हम बात करते हैं आगे हम बात कर लेते हैं एक 1008 ईस्वी में। ठीक है, 1008 ईस्वी में राजा भोज ने हिंदू शाही शासक 1008 ईस्वी में राजा भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को 1008 ईस्वी में राजा भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करी थी? महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान करी थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ना केवल एमपीपीएससी बल्कि जो सभी एग्जाम है कभी ना कभी इसमें पूछ लिया गया है। तो 1008 ईस्वी में राजा भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान करी और 1019 ईस्वी में इसी के पुत्र त्रिलोचन पाल को अपने राज्य में आश्रय दिया था। ठीक है, 1019 ईस्वी में इसी के पुत्र
त्रिलोचन पाल को अपने राज्य में आश्रय दिया था। फिर राजा भोज ने त्रिपुरी नरेश गंगेदेव को भी परास्त किया था। ठीक है, त्रिपुरी नरेश गंगे देव को भी परास्त किया था। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए, ये जो कहावत है ये बनाई नहीं गई है, ये कहावत जो है एक स्थिति परिस्थिति के अनुसार बन गई है। क्या था, एक बार राजा भोज की नगरी पर त्रिपुरी के राजा गंगे देव ने और चालुक्य वंश के शासक तेलंग ने, ठीक है, तेलंग प्रथम था द्वितीय था इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर चालुक्य वंश के शासक तेलंग ने और त्रिपुरी के राजा गंगे देव ने दोनों ने मिलकर राजा भोज की नगरी धार पर आक्रमण कर दिया। जब इन दोनों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो राजा भोज ने अकेले ही इन दोनों को धूल चटा दी, और जब धूल चटा दी तो इसके बाद पकड़कर जब इनको राजा भोज के सामने लाया गया तो लोग इनको देखकर हंसने लगे और इनके ऊपर कहावत बना दी कि अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली कोई अलग अलग व्यक्ति, सॉरी, गंगू तेली कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि अलग अलग व्यक्ति हैं। गंगू से राजा गंगेदेव और तेली से चालुक्य वंश का सम्राट तेलंग। ठीक है, चलिए फिर देखिए 1047 ईस्वी में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 1047 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक, कल्याणी के चालुक्य शासक, क्या नाम था इसका, सोमेश्वर प्रथम के द्वारा राजा भोज को परास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1047 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर दिया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा भोज मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और काफी ज्यादा इनका नाम रहा है। तो पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक था जिसने राजा भोज को परास्त किया था। कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त किया था। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, उसको मिटा देते हैं। बात करते हैं हम राजा भोज के अंतिम दिनों की। एक बार तो राजा भोज कल्याणी के शासक चालुक्य प्रथम, सॉरी, कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से हार चुके थे। अब देखिए राजा भोज के अंतिम दिनों में चालुक्य शासक भीम ने और त्रिपुरी के राजा लक्ष्मीकर्ण ने, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के सम्राट त्रिपुरी के कलचुरी नरेश राजा लक्ष्मीकर्ण ने, दोनों ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया, राजा भोज पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में राजा भोज की मृत्यु हो जाती है इन दोनों से लड़ते लड़ते। ठीक है, तो याद रखिएगा मृत्यु कैसे हुई थी। मृत्यु हुई थी जब चालुक्य वंशीय शासक भीम और त्रिपुरी के कलचुरी नरेश राजा लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया था राजा भोज पर, और हारे किससे थे, हारे थे ये कल्याणी के शासक सोमेश्वर प्रथम से, ठीक है, युद्ध में। चलिए राजा भोज की यहीं पर हम बात खत्म करते हैं। अब राजा भोज के मरने के बाद मालवा पर किसका अधिकार हो जाता है। राजा भोज के मरने के बाद मालवा पर चालुक्य वंश के शासक भीम और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के सम्राट राजा लक्ष्मीकर्ण का आक्रमण, सॉरी, राजा लक्ष्मीकर्ण का अधिपत्य हो जाता है। ठीक है, किस किसका, चालुक्य वंश के शासक भीम का और त्रिपुरी के राजा लक्ष्मीकर्ण का अधिपत्य हो जाता है मालवा पर राजा भोज की मृत्यु के बाद। अब जब राजा भोज की मृत्यु हो जाती है तो राजा भोज की मृत्यु के बाद इनका पुत्र आता है जयसिंह। ठीक है, कौन आता है, इनका पुत्र आता है जयसिंह। जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम जो है ये दक्षिण के चालुक्य शासक युवराज विक्रमादित्य की सहायता से, चालुक्य वंश के अंतर्गत भी काफी सारी शाखाएं थी, चालुक्यों की भी काफी ज्यादा शाखाएं थी, तो
चालुक्य वंशीय शासक युवराज विक्रमादित्य की सहायता से मालवा पर से किन किन का, त्रिपुरियों के, कलचुरियों का और चालुक्यों का आधिपत्य हटाने का प्रयास करता है। ठीक है, किस किस का प्रयास करता है? त्रिपुरी के, कलचुरियों का व चालुक्यों का आधिपत्य हटाने का ये प्रयास करता है और ये इस प्रयास में सफल भी हो जाता है। ठीक है, जयसिंह प्रथम दक्षिण के चालुक्य नरेश युवराज विक्रमादित्य की सहायता से कलचुरियों व चालुक्यों का मालवा पे से आधिपत्य हटाने का प्रयास करता है और ये इस प्रयास में सफल भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है, बाद में जो त्रिपुरी का राजा लक्ष्मीकर्ण था, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का सम्राट राजा लक्ष्मीकर्ण, ये क्या करता है, राजा लक्ष्मीकर्ण जो है ये सोमेश्वर प्रथम, ठीक है, वही सोमेश्वर प्रथम जिसने, देखिए वही सोमेश्वर प्रथम जिसको राजा भुज ने परास्त किया था, ठीक है, इसके साथ मिलकर जयसिंह पर आक्रमण कर देता है और उसका वध कर देता है। बस जयसिंह के बारे में इतना ही जानना है। जयसिंह ने कलचुरियों व चालुक्यों का आधिपत्य हटाने के लिए युवराज विक्रमादित्य का सहायता लिया था और युवराज विक्रमादित्य की सहायता लेकर ये इस काम में सफल भी हो गया था। लेकिन त्रिपुरी के राजा लक्ष्मीकर्ण ने सोमेश्वर प्रथम के साथ मिलकर, चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ मिलकर जयसिंह पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया उदयादित्य। उदयादित्य भी अच्छा शासक है, चलिए देखते हैं। तो अब आता है मालवा के परमार वंश का अगला शासक जिसका नाम है उदयादित्य। उदयादित्य के समय पर भी क्या था, मालवा पर कलचुरियों और चालुक्यों का आधिपत्य था। इसने चौहान वंशीय शासक बिगरे राज तृतीय, ठीक है, तो इसने चौहान वंशीय शासक बिगरे राज तृतीय की सहायता से मालवा पर से कलचुरियों एवं चालुक्यों के आधिपत्य को हटाया। ठीक है, और हटाकर मालवा को पुनः परमार वंश के साम्राज्य में मिला लिया। तो याद रखिएगा, उदयादित्य ने चौहान वंशीय शासक बिगरे राज तृतीय की सहायता से मालवा पर से कलचुरियों और चालुक्यों का आधिपत्य हटाकर मालवा को पुनः परमार वंश में मिला लिया था। ठीक है, फिर देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य में विदिशा जिले में एक तहसील है जिसका नाम है गंजबासोदा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य की गंजबासोदा तहसील से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है उदयपुर, और उदयपुर में ही उदयादित्य के द्वारा एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा, कभी भी आप चेक कर लीजिएगा उदयपुर का शिव मंदिर लिखकर। ठीक है, तो काफी अच्छा मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो उदयादित्य ने विदिशा जिले की गंजबासोदा तहसील से कुछ किलोमीटर दूर उदयपुर नामक स्थान पर एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम उदयादित्य की जो रानी है शालमाली। उदयादित्य की रानी शालमाली के द्वारा भोपाल में एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, उदयादित्य की रानी शालमाली के द्वारा भोपाल में एक मंदिर का निर्माण कराया गया और इस मंदिर में एक सभा मंडल का निर्माण भी कराया गया। वर्तमान में इस स्थान पर कुक्कू सुदिया बेगम, ठीक है, वर्तमान में इस स्थान पर कुक्कू सुदिया
बेगम के द्वारा निर्मित मस्जिद है। तो वर्तमान में इस स्थान पर कुक्कुसुदिया बेगम के द्वारा निर्मित मस्जिद है, जिस स्थान पर कवि उदयादित्य की रानी सालमाली के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर उदयादित्य के बाद इस वंश के जो अगले शासक आए, उदयादित्य के बाद जो इस वंश के अगले शासक आए वो आए लक्षदेव, जिसको हम इंगद देव के नाम से भी जानते हैं। फिर यशोवर्मन और नरवर्मन। ठीक है, तो उदयादित्य के बाद लक्षदेव, यशोवर्मन, नरवर्मन इत्यादि शासकों ने परमार वंश की सत्ता को संभाला था। और यशोवर्मन के शासनकाल में मालवा पर चालुक्यों, चंदेलों एवं चौहानों ने शासन कर लिया था। ठीक है, यशोवर्मन के शासनकाल में मालवा के कुछ भाग पर चालुक्यों, चौहानों और चंदेलों ने शासन कर लिया था। चलिए, फिर अब आता है 1130 ईस्वी का समय। 1130 ईस्वी में आक्रमण करता है मालवा पर दक्षिण के गुजरात। ठीक है, देखिए गुजरात का शासक जयसिंह सिद्धराज। 1130 ईस्वी में गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज देखिए 1130 ईस्वी में गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य जमाकर किसकी उपाधि धारण करी? अवंतीनाथ की। ठीक है, तो 1130 ईस्वी में गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पर आक्रमण कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी। ये जो था ये चालुक्य वंश का सम्राट था, गुजरात के चालुक्य वंश का सम्राट। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि यहां से आपने ये समझा है कि अभी जो है परमार वंश का आधिपत्य जो है ये मालवा पर से हट चुका है और कौन आ गया है इस पर? मालवा पर जो अभी अधिकार है ये गुजरात के चालुक्य वंश का हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1130 ईस्वी में गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पर आक्रमण कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी थी, इसको अपने आधिपत्य में लेकर। ठीक है, और किसको हराया इसने, इस बात के विषय में कुछ विशेष जानकारी मिलती नहीं है। किसी न किसी अभिलेख में ये कहा तो गया है कि इसने हराया था किसी को, लेकिन एग्जैक्टली जानकारी मिलती नहीं है कि आखिरकार हराया किसको था। ठीक है, चलिए, फिर जो जयसिंह सिद्धराज है ये 1138 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, 1130 में गुजरात का शासक जयसिंह सिद्धराज मालवा पर आक्रमण कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण करता है और 1138 ईस्वी तक ये यहाँ पर शासन करता है। और जयसिंह के बाद गुजरात के चालुक्य वंश का जो अगला शासक यहाँ पर आता है वो था जयवर्धन। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है जयवर्धन। जयवर्धन ने होयसल एवं यादव राजाओं से युद्ध किया और वो इन्हीं युद्धों में संलग्न रहा। ठीक है, जयवर्धन ने होयसल एवं यादव राजाओं से युद्ध में संलग्न ये रहा था और इस प्रकार इसने मालवा की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। जयवर्धन के बाद जो इस वंश के अगले उत्तराधिकारी आए वो आए अर्जुन वर्मा और सुबट वर्मा। तो जयवर्धन के जो बाद जो अगले उत्तराधिकारी आए यहाँ पर वो थे अर्जुन वर्मा और सुबट वर्मा। ठीक है, अर्जुन वर्मा को चालुक्य एवं यादव राजाओं के साथ युद्ध में संलग्न रहना पड़ा और अर्जुन वर्मा के बाद इस वंश का अगला शासक कौन आया? यहाँ पर गुजरात के चालुक्य वंश का अगला शासक कौन आया अर्जुन वर्मा के बाद?
देखिए, अर्जुन वर्मा के बाद जो अगला शासक आया वो आया देवपाल। और देवपाल के शासन काल में, याद रखिएगा, देखिए देवपाल के शासन काल में मालवा पर किसने आक्रमण किया था? देवपाल के शासन काल में मालवा पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवपाल के शासन काल में सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और इसने 1233 ईस्वी में विदिशा पर आक्रमण करके उज्जैन को लूट लिया था। ठीक है, तो देवपाल के शासन काल में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। 1233 ईस्वी में विदिशा पर आक्रमण कर इसने उज्जैन को लूट लिया। चलिए फिर बात करते हैं हम देवपाल के बाद इसका पुत्र आता है जैतुगी। ठीक है, देवपाल के बाद इसका पुत्र आता है जैतुगी। जैतुगी का शासन काल है 1239 ईस्वी से लेकर 1255 ईस्वी तक। इसके शासन काल में किसने आक्रमण करा? इसके शासन काल में सल्तनत कालीन शासक बलबन ने आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, देवपाल के शासन काल में इल्तुतमिश ने किया और जैतुगी के शासन काल में बलबन ने आक्रमण किया। अच्छा, बलबन ने तो मालवा पर आक्रमण कर ही दिया था, लेकिन बलबन ने एक तरफ से देखिए, एक ओर से तो क्या हुआ, सल्तनत कालीन शासक बलबन ने मालवा पर आक्रमण किया। दूसरी ओर से गुजरात के शासक, ठीक है, गुजरात के बघेल शासक विशाल देव ने मालवा पर आक्रमण कर धार को बुरी तरह लूट लिया था। देखिए क्या हुआ, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैतुगी के शासन काल में एक ओर से तो क्या किया, बलबन ने मालवा पर आक्रमण किया। दूसरी से ओर से गुजरात के बघेल शासक विशाल देव ने मालवा पर आक्रमण कर धार को बुरी तरीके से लूट लिया था। और इस प्रकार इस समय मालवा के जो परमार वंश था और जो मालवा के परमार वंश की जो मूलतम केंद्र था मालवा, और मालवा के अंतर्गत भी जो मालवा के परमार वंश की जो मूल राजधानी थी धार, इसकी स्थिति बुरी तरह खराब हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बुरी तरह खराब हो चुकी थी। अब जो धार और मालवा था ये पहले जैसा नहीं रहा था। ठीक है, बाद में परमार वंशीय शासकों के द्वारा मालवा के क्षेत्र को पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो परमार वंशीय शासक थे ये ज्यादा लंबे समय तक अपनी सत्ता को यहां पर जमा नहीं पाए। क्या हुआ, देखिए समय आता है 1283 ईस्वी का। 1283 ईस्वी में रणथंभौर का शासक, ठीक है, 1283 ईस्वी में रणथंभौर के शासक, क्या नाम था रणथंभौर के शासक का? हमीर छैमान। तो 1283 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर छैमान और इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो 1283 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर छैमान और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा परमारों के क्षेत्र में लूटमार करना प्रारंभ कर दी गई। और समय आता है 1305 ईस्वी का। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, ठीक है, किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था आइन ए
मुल्क। ठीक है, तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आईने मुल्क के द्वारा जो परमार वंश का अंतिम शासक था महकाल देव, इसको परास्त कर दिया गया था 1305 ईस्वी में। और बाद में परमार वंश का जो साम्राज्य था मालवा क्षेत्र, इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। ठीक है, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आईने मुल्क ने परमार वंश के अंतिम शासक महकाल देव को परास्त कर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और इस प्रकार आपने पढ़ा कि किस प्रकार मालवा के परमार वंश का उदय हुआ, किस प्रकार ये शासक पहले राष्ट्रकूटों के अधीन थे, फिर उन्होंने खुद की सत्ता स्थापित करी, फिर इनके ऊपर भी गुजरात के चालुक्यों ने आधिपत्य जमाया मालवा पर, और किस प्रकार इस वंश के शासकों ने शासन किया और बाद में किस प्रकार इस वंश का अंत हुआ। तो आपको ये परमार वंश की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा, और आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। यही सारी बातें आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वीडियो के में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलेंगे इससे अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा अगला वंश आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ।